हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। ओके, ग्रामर में आपका सेंटेंसेस है और ये चैप्टर फर्स्ट है, इसे मैं आपको समझाऊंगी। ओके, पहले इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की परिभाषा। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है। ओके, वाक्य जिसे हिंदी में बोलते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इट कंटेन्स अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। ओके, शब्दों का समूह जो पूरा सेंस बनाता है वह वाक्य कहलाता है। इसमें आपका जो है वर्ब भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। जब आपको रीअरेंज करने के लिए बोला जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, पहले आपको जो है सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट रखना चाहिए, फिर आपको वर्ब रखना चाहिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। ओके, example, this is a new school. My aunt lives in Chennai. I like to play cricket. I have many friends. My aunt lives in Chennai. मेरी आंटी चेन्नई में रहती हैं। तो जो आपका मेरी आंटी हैं वो आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी आपका कर्ता हो गया माय आंट। अब आप कह रहे हो रहती है, जो रहती है वह आपका वर्ब हो जाता है। ओके, यानी इंग्लिश में जो आपका यहाँ पे लीव्स है ये आपका वर्ब हो जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हम किसी के बारे में बोलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि वह स्कूल जाती है, तो जो वह है आपका ये आपका वह सब्जेक्ट होता है, और जो आप जाती हैं बोल रहे हैं ये आपका जो है वर्ब हो जाता है। ओके, तो आप सी गोज टू स्कूल बोलते हैं तो सी आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, और जो आप गोज बोल रहे हैं वो आपका वर्ब हो गया। ओके, तो वर्ब जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पे लीव्स या प्ले देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि वर्ब क्या होता है। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि वर्ब में क्या क्या आते हैं। जैसे आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, में, ये सारी चीज़ें आपकी वर्ब के अंदर ही आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई हैव मैनी फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे आई यानी मेरी अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे बहुत दोस्त हैं, तो जो आपका आई है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें वर्ब क्या है, तो ये जो हैव है ये आपका वर्ब हो जाएगा। ओके, तो शब्दों का वो समूह जो पूरा सेंस बनाता है वो सेंटेंस कहलाता है, और ये किस किस को कंटेंस करता है, इसमें वर्ब भी होते हैं और सब्जेक्ट भी होते हैं। ओके, ये तो आपका हो गई सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई है आपकी। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन वाक्य के हिस्से। ओके, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Subject. A subject is that part of a sentence that names the person or thing about whom something is said. Okay? सेंटेंस के हिस्से हिस्से होते हैं इसके। सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ओके, सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में आप कुछ कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे माय आंट, आपने आंट के बारे में कुछ कहा ना, तो आंट जो है वो आपकी सब्जेक्ट हो गई। ओके, माय आंट अबाउट होम समथिंग इज सेड, मतलब जिनके बारे में कुछ कहा जाता है वो आपकी सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी ये वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आपने कहा माय आंट लिव्स इन चेन्नई, मेरी आंट चेन्नई में रहती है, तो यहाँ पे आंट के बारे में आप कह रहे हैं, तो माय आंट सब्जेक्ट हो गया। उनके बारे में क्या बता रहे हैं आप कि वो चेन्नई में रहती है, तो लिव्स इन चेन्नई आपका प्रेडिकेट हो गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि माय आंट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लिव्स जो है वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब जो है, वर्ब के बाद जो भी वर्ड आते हैं वो आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं। ओके, अगर हम इसमें बात करें कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, माय आंट लिव्स इन चेन्नई, माय आंट आपका सब्जेक्ट है, लिव्स इन चेन्नई आपका प्रेडिकेट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया भी है माय मदर लव्स टी, तो माय मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट जो है आपका लव्स टी हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा इज, एम, वॉज, वर, ये भी जो है इसके बाद यानी इससे जो शुरू होगा और इसके बाद जो होंगे वो आपके प्रेडिकेट होंगे। ओके, यहाँ पे लव्स है, जैसे आपका ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, फर्स्ट फॉर्म है, एस इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट भी होते हैं, जहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, तो वॉज, वर नहीं आते, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आती है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। वहाँ पे वो जो है आपका वर्ब होगा, और वहीं से आपका जो है आप प्रेडिकेट को अंडरलाइन करेंगे। ओके, वहीं से आपका प्रेडिकेट अंडरलाइन होगा।
तो यहाँ माई मदर आपका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट जो है लव्स टी। द पीपल इन द रूम वर इंजॉइंग द म्यूजिक। अब आप इसमें सोचेंगे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है। द पीपल इन द रूम ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्ब से शुरू करेंगे और उसके बाद जो भी आपके वर्ड होंगे वो आपके प्रेडिकेट होंगे। तो जो ये वर इंजॉइंग द म्यूजिक है ये आपका प्रेडिकेट होगा। अगर हम इसमें वर्ब की बात करें तो इसमें वर जो है आपका वर्ब है, लेकिन अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो वर इंजॉइंग द म्यूजिक आपका प्रेडिकेट है। ओके। द बेबी इज़ स्लीपिंग, किसके बारे में बात हो रही है, बेबी के बारे में बात हो रही है। तो बेबी, द बेबी सब्जेक्ट है और उसके बारे में क्या बात हो रही है कि वह सो रही है, तो आपका इज़ स्लीपिंग प्रेडिकेट। ओके। ऑल द चिल्ड्रन आर रेडी फॉर द ट्रिप, ऑल द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर रेडी फॉर द ट्रिप आपका प्रेडिकेट है। ओके। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहले हमने डेफिनेशन देखी, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो आपके जो है दो टाइप्स के दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है दो होते हैं। ओके। और अब आपका है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि आपके 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 प्रकार के होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले हम इन्हें देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका जो होता है सिंपल वाक्य होता है, जैसे हमने बोला वह स्कूल जाती है, तो ये आपका एक सिंपल वाक्य है। और आप इसमें आप हिंदी में देखते होंगे कि इसमें आप पूर्ण विराम लगाते हैं, तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। ओके। इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ आपको कोई कमांड देता है या आपको एडवाइस देता है या ऑर्डर देता है या फिर कोई सुझाव देता है या आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ आपसे कुछ प्रश्न किया जाता है, या तो आप उसका उत्तर हाँ ना में देते हैं या फिर कोई आप उसका उत्तर जो है आंसर दे के देते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है क्या वह स्कूल गया, तो आपने बोला अगर गया है तो हाँ, अगर नहीं गया है तो नहीं। और आपसे बोला कि वह कहाँ जा रहा है, तो इसका उत्तर आप देते हैं कि वह मार्केट जा रहे हैं ना, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पे जो आपकी फीलिंग्स होती है, ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को देख के बहुत खुश होते हो तो आपके मुंह से वाह निकलता है ना, और किसी चीज़ को देख के अगर आप दुखी होते हो या फिर कोई मर गया है तो आप कहते हो कि बड़े दुख की बात है, अलास आप बोलते हो, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे कि हिंदी में आप विस्मयादिबोधक चिन्ह ये जो पढ़ते हैं, यही आपका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो उसके आगे तो आप फुल स्टॉप रखते हैं, और जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसके आगे भी आपके जो है जो सेंटेंस एंड होता है तो फुल स्टॉप से ही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे जो सेंटेंस आपका एंड होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है। ओके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आगे जो एंड होता है आपका वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ आपने फुल स्टॉप का पॉइंटर दिया। ओके। इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप दिया। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक डंडा और इसके नीचे एक बिंदा आपने रखा, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके। नाउ सी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जब सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो उसे स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। तो आप ऐसा ना करिए, जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं उसे आप स्टार्ट करेंगे तो पहला लेटर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए। ओके। चलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। डिक्लेरेटिव एसर्टिव सेंटेंस, यानी डिक्लेरेटिव कहो या एसर्टिव कहो एक ही चीज़ है। ओके। अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो डिक्लेयर्स करता है और स्टेट करता है किसी चीज़ को, वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी आपके 2 टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक एफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जहाँ पे नहीं में बात की जाती है वो आपका नेगेटिव होता है, और जहाँ सीधा सीधा सेंटेंस होता है वो आपका एफर्मेटिव होता है। जैसे वह स्कूल जाती है, अगर ये आपने बोला तो ये एफर्मेटिव हो गया। अगर आपने बोला वह स्कूल नहीं जाती है तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके। एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर अ प्रोपोजिशन, एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। द स्कूल रीओपन्स टुडे,
नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, नेगेट करते हैं एक प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल, ही कैन नॉट डांस, वह डांस नहीं कर सकती, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस, वह डांस नहीं कर सकता है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप कहें ही कैन डांस, वह डांस कर सकता है, तो ये आपका जो है एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा और ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। अगर टाइप पूछा जाए तो आप कहेंगे कि एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, सी इज नॉट वेल, यहाँ नॉट लग गया है तो ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और सजेशन आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक्सप्रेस होती है कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर या सजेशन या कोई सुझाव दिया जाता है, वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ना, या आपको ऑर्डर दे रहा है कोई, या कोई सलाह दे रहा है, तो वही सेंटेंस आपके जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके लास्ट में आपका फुल स्टॉप आता है। प्लीज़ टेल मी, एग्जाम्पल है प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड। यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, पूछा जा रहा है कि बताओ मुझे क्या हुआ। ओके, डू योर होमवर्क प्रॉपरली, अपना होमवर्क सही से करो। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ब्रिंग द बॉक्स हियर, बॉक्स को यहाँ लाओ। यहाँ पे कमांड दी जा रही है, नेवर लॉस योर पेशेंस, अपना धैर्य कभी मत खो। तो यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, तो ये आपका हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैम बोलते हैं ना, मैम लोग आपसे बोलते हैं ना प्लीज़ ब्रिंग दिस बुक हियर, बोलते हैं ना, या बोलते हैं ब्रिंग दिस बुक हियर, यह इस किताब को यहाँ लेकर आओ। तो ये जो है आपको वो ऑर्डर देते हैं, तो ये जो ऑर्डर दे रहे हैं यही आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है आपका। और एक चीज़ और, अगर हमने इसमें बोला जाता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढो, तो हम सब्जेक्ट में कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है करके। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, इसमें जो है सब्जेक्ट छिपा होता है। जैसे यू सब्जेक्ट होगा, तो हम अगर सब्जेक्ट हमें लिखना है तो हम यू लिखेंगे, तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है। ओके, जैसे आपसे कहा है ब्रिंग द बॉक्स हियर, बॉक्स को यहाँ लेके आओ, ये कमांड दी जा रही है आपको, तो किसको दी जा रही, सामने वाला कोई होगा उसे दी जा रही ना, तो वो जो यू है वो यहाँ पे छिपा हुआ है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। ओके, नाउ सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं, अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, मे आई गो, हैव यू डन योर वर्क, वाई ही हैड गॉन देयर। इस टाइप के जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, इसमें आप जो है अगर मैम से पूछते हैं क्या मैं जा सकता हूँ, तो मैम हाँ या ना में आपको उत्तर देती, यस और नो में आपको उत्तर देती, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, हैव यू डन योर वर्क, वाई ही हैड गॉन देयर। अब आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ओके, सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं और इमोशन एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, और इनका एंड कैसे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स से होता है। जैसे मैंने भी आपसे कहा ना, आप किसी चीज़ को अगर देखते हो, आपको खुशी महसूस होती है, तो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वही जो है आपके एक्सक्लेमेशन होता है। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे ही कहते हैं। जैसे आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, किसी का ड्रेस बड़ा ही सुंदर लगा और आपने उसकी तारीफ में बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, लास्ट में इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहता है। ओके, हाउ हॉट इट इज़, अलास ही हैज़ गॉन, किसी के लिए हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बड़ी दुख की बात है कि वह चला गया है, वह जो है मर चुका है, तो यहाँ पे अलास, अलास के बाद हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अब नेक्स्ट आपका है फ्रेजेज एंड क्लॉज, यानी वाक्यांश और खंड। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेजेज, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस सिंस इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ओके, फ्रेज शब्दों का समूह होता है जो सेंस तो बनाता है लेकिन पूरा सेंस नहीं बनाएगा। ओके, और ना ही इसका कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही इसका कोई वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्रॉस द रोड, इन द मार्केट, इन द गार्डन। इन द मार्केट, मार्केट में, कुछ तो हमें इसमें समझ में आ गया ना, लेकिन ना इसमें कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। कौन है मार्केट में, कहाँ है, ये हमें कुछ नहीं बताया गया है इसमें। इन द गार्डन, गार्डन में, तो इसमें भी हमें थोड़ा बात तो समझ में आ गया कि हाँ गार्डन में
की बात इसमें कर रहे हैं, लेकिन कौन है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यही आपका फ्रेज हुआ। ग्रुप ऑफ वर्ड आप देख रहे हैं, शब्दों का समूह तो है, सेंस भी बना रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, और ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई इसमें वर्ब है। ओके, तो ये आपका फ्रेज हो गया। नेक्स्ट आपका है क्लॉजेज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड यूजली एज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ओके, क्लॉज शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और ये सेंटेंस का हिस्सा भी होता है। ओके, ये कंप्लीट सेंस बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। जैसे एग्जांपल, द बॉय इज गोइंग टू द मार्केट, तो इसमें क्लॉज आपका क्या है, द बॉय इज गोइंग है। द बॉय इज गोइंग में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी है, द बॉय जो है आपका सब्जेक्ट है, इज गोइंग आपका जो है प्रेडिकेट है। ओके, तो ये एक क्लॉज है। द बॉय इज गोइंग इज अ क्लॉज, क्लॉज है सिंस इट हैज़ अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है द बॉय और प्रेडिकेट है इसमें इज गोइंग। ओके, तो आपने देखा ना फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है। फ्रेज आप देख रहे हैं, इन द मार्केट शब्दों का समूह है, सेंस बनाता है लेकिन पूरा सेंस नहीं बनाता है, ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, तो ये फ्रेज आपका हुआ। और क्लॉज क्या है, शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और सेंटेंस का ये हिस्सा है। पूरा सेंस बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब है। द बॉय इज गोइंग, द बॉय इज गोइंग आपका एक क्लॉज है, और इसमें जो आपका द बॉय है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट इज गोइंग है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये। और एक चीज़ और, इसमें मैंने आपको 4 सेंटेंस बताए हुए थे आपके, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव। बहुत से लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पूछते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है ना, इसमें जो है या तो आशीर्वाद दिया जाता है या प्रार्थना की जाती है किसी के लिए, या कर्स बद्दुआ दी जाती है, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, तो इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी को कि भगवान आपका भला करे, ये कहा जा रहा है, तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, बाकी आप देख लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए। डेफिनेशन है सेंटेंस की और एग्जाम्पल है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं आपके 4 काइंड्स होते हैं, डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव। ऑप्टेटिव मैंने इसमें नहीं बताया है, लेकिन ऑप्टेटिव मैंने आपको समझा दिया है कि जिसमें प्रार्थना की जाए, आशीर्वाद दिया जाए या बद्दुआ दिया जाए, वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, उसके बाद आपको फ्रेज और क्लॉज बताया गया है। फ्रेज आपने देख लिया है क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। और क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये क्लॉज मैंने आपको बता दिया। ओके, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा ये। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।